हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपका बीएड फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है ये मेरे पास। और इसी के साथ आपकी ये वाली बुक जो है वो कवर हो जाएगी। थ्री टॉपिक जो है मैंने हर एक यूनिट से आपको बताए हैं हिंदी में। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग, ट्रेडिशनल मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, कम्युनिकेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रेडिशनल मेथड, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के पश्चात से लेकर आयु पर्यंत तक चलती है। मनुष्य किसी न किसी नई भाषा एवं बोली का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। भाषाई अधिगम कोई सरल कार्य नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उच्च मानसिक शक्तियों की ज़रूरत है। भाषा के विकास संबंधी महत्व को देखते हुए छात्रों को भाषा अधिगम सिखाया जाता है। छात्र के स्कूल में प्रवेश से पूर्व ही उसका भाषा अधिगम शुरू हो जाता है। भाषाई अधिगम के लिए विधियों एवं उपगमों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक भाषा अधिगम को सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उपागम का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षण सामग्री प्रभावशाली ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ये यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि भाषा क्या है और भाषा के द्वारा जो है वो व्यक्ति क्यों ज़रूरत है और भाषा की क्या ज़रूरत है। आपको डिटेल में पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी आप जो है वो पेपर में आपके पास जो है वो शब्द भंडार होगा और तभी आप पेपर में अच्छी अटेम्प्टेशन कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे इसके ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। तो इसके ट्रेडिशनल मेथड को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 टाइप्स हैं इसके। पहला है भाषण विधि, दूसरा है निरीक्षण विधि, तीसरा है परियोजना विधि और चौथा है विचार विमर्श विधि। टॉपिक काफ़ी लेंथी है इसलिए हमने यही 4 आपको टाइप्स बताए हैं। पहला है भाषण विधि। भाषण विधि को वाणी और कर्ण पद्धति भी कहा जाता है और इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है, जिसमें शिक्षक छात्रों को सूचना प्रदान करता है। इस पद्धति में शिक्षक तो सक्रिय रहता है परंतु छात्र जो है वो निष्क्रिय रहते हैं। मीन्स इसमें जो ज़्यादा एक्टिविटी होगी वो टीचर की होगी, जबकि जो स्टूडेंट्स होंगे वो सिर्फ सुनने का काम करेंगे। भाषण पद्धति को बहुत सस्ती या किफ़ायती पद्धति भी कहा जाता है। सभी पद्धतियों की तुलना में इस पद्धति द्वारा एक क्लास में काफ़ी सूचनाएं छात्रों को दी जा सकती हैं। ये भाषण पद्धति जो है वो मुख्यतः बड़ी क्लासों में ही उपयोगी होती है और इसके कुछ लाभ और हानियाँ भी हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में सहायक है। वास्तविक सूचनाएं प्रदान करने में उपयोगी। अध्यापक तथा विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। श्रवण के द्वारा अधिगम्य प्रशिक्षण तथा अनुभव प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान के रुचिकर बनने में सहायक। समय की बचत होती है। व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित होती है। अनुशासन के दृष्टिकोण से इसको काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है तथा मितव्यापी है, प्रेरणा मूल्य है। अब इसकी हानियों की बात करें तो अमनोवैज्ञानिक इस पद्धति को कहा जाता है। अधिकारी युक्त है, नीरस और शुष्क है क्योंकि इसमें केवल और केवल टीचर का ही ज़्यादा केंद्र होता है। टीचर ही केंद्र में होता है, जो विद्यार्थी हैं वो केंद्र में नहीं होते हैं। विद्यार्थियों को कोई भूमिका नहीं होती है, भूमिका केवल और केवल अध्यापक की होती है। अध्यापक केंद्रित है। विद्यार्थियों की क्रिया के लिए कम स्थान। तो बोला गया है कि विद्यार्थियों की कम क्रिया होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है अध्यापक की, क्योंकि अध्यापक ही भाषण देता है और जो विद्यार्थी है वो केवल और केवल सुनते हैं। और लाभ की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित तो इसको माना गया है। और अध्यापक तथा विद्यार्थियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थी जो दोनों जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं और दोनों का जो है योगदान होता है, परंतु अध्यापक का ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। अब अध्यापक पर अधिक कार्यभार होता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ सुनने का ही काम करते हैं। कम प्रायोगिकता होती है क्योंकि स्टूडेंट जो है वो नीरस होते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सुनने पर होता है और वो अपना कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। आलोचनात्मक शक्ति का विकास नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टीचर ही यहाँ पर बात करता है, तो कोई और व्यक्ति अगर बात नहीं करेगा तो आलोचना होना नामुमकिन है।
स्मरण पर आधारित होती है, आत्म श्रम को प्रोत्साहित नहीं करती है। दूसरी आपका टाइप आता है निरीक्षण विधि, जिसको खोज, जांच और अधिगम के लिए निरीक्षण या प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों को और अधिक सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। निरीक्षण से छात्रों में वस्तुओं, घटनाओं और प्रक्रियाओं को यथावत रूप में देखने की क्षमता विकसित होती है कि ये कैसे होती हैं और उनके क्या महत्वपूर्ण अभिलक्षण हैं, जिन्हें समानते हम देखने में चूक कर जाते हैं। छात्रों में वास्तविक वस्तुनिष्ठ उपागम विकसित होता है, जिससे वे सामूहिक या व्यक्तिगत कार्यों में दक्षतापूर्वक भाग ले सकते हैं। छात्र मात्र देखते नहीं अपितु आलोचनात्मक दृष्टि से समझते हैं और अनुभव करते हैं कि वस्तुतः वे क्या देख रहे हैं। इससे अधिगम की अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि ऐसी विधि है जिसमें बच्चे विचार विमर्श करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, रिपोर्ट करते हैं, योजना बनाते हैं, प्राकृतिक ढंग से कार्य करते हैं। अध्यापक अपने कार्य में एक सलाहकार, पथ प्रदर्शक, परामर्शदाता, योगदाता तथा निर्देशक होता है, जो विद्यार्थियों को केवल उसके विचारों को सुनने की अपेक्षा स्वयं के द्वारा खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तो विचार विमर्श विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो है वो बच्चे विचार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, रिपोर्ट करते हैं, योजना बनाते हैं और प्राकृतिक ढंग से कार्य करते हैं। अब इसके कुछ लाभ भी हैं। इसमें जो निर्णय होते हैं वो मुख्यतः सामूहिक निर्णय होते हैं। संप्रेषण योग्यता का विकास होता है। विस्तृत अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सूझबूझ का विकास एक प्रशिक्षण इस विधि में होता है, क्योंकि कई प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न होते हैं जब जो है व्यक्ति विचार विमर्श करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सूझबूझ का विकास से प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्रिया केंद्रित इस विधि को माना जाता है, क्योंकि इस विधि में हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी प्रकार की क्रिया करता है। इस कारण इस विधि को क्रिया केंद्रित विधि माना गया है। नेक्स्ट आपका आता है कि जीवन से संबंधित होती है। रटने की प्रवृत्ति की निरुत्साह देखने को मिलती है। आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास होता है व्यक्ति का। नेक्स्ट आता है संप्रत्यों की स्पष्टता देखने को मिलती है। हानियां, स्मेह का अभिव्यय सभी कक्षाओं के लिए इसको उपयुक्त नहीं माना गया है। सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इस विचार विमर्श विधि को उपयोगी नहीं माना गया है। कुशल अध्यापकों की कमी इस विधि में देखने को मिलती है। अगर कुशल अध्यापक नहीं होंगे तो विचार विमर्श विधि में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय मुख्यतः गलत ही देखने को मिलता है। कुछ विद्यार्थियों का एकाधिकार होता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अपने विचार जो है अच्छे से नहीं रख पाते हैं, अच्छे से रख पाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रयोजन विधि। तो प्रयोजना पद्धति जॉन डेवी के व्यवहारवादी दर्शन पर आधारित है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आंदोलन चलाया। अन्य अनेक उपागमों के समान ही प्रयोजना पद्धति में छात्र कुछ करके सीखते हैं। इस पद्धति में बालक द्वारा किसी समय को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है, किसी समस्या को हल किया जाता है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है और इस पद्धति के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब इसके कुछ लाभ भी है। यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित है। छात्रों में प्रोजेक्ट द्वारा सीखा ज्ञान अधिक समय तक बना रहता है। यह छात्रों के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है। यह आपस में मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास करती है। विषयों को क्रमबद्ध अध्ययन करने में सहायक है। समाज के साथ व्यवहारिक तथा घनिष्ठ संबंध रहता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं। यह विधि अधिक महंगी होती है। शिक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाता है। छात्रों का मूल्यांकन करने की समस्या होती है। श्रम अधिक खर्च होता है। उच्च स्तर पर केवल प्रोजेक्ट से शिक्षण नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक विद्यालय में संभव नहीं है। अब आती है आपका नेक्स्ट टेक्स्ट बुक मेथड। पाठ्य पुस्तक विधि प्राचीन विधि है। यह शिक्षण की सबसे सरल विधि है। फिर भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें बिना पुस्तक के पढ़ाना या पढ़ना संभव नहीं होता, और पाठ्य पुस्तक विधि में पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे समय श्रम की बचत भी होती है। पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसका तत्कालीन उद्देश्य पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित सूचनाओं को बुद्धिमत्ता प्रदान करना है। अब इसके कुछ गुण भी हमें
देखने को मिलती है। इसमें समय की बचत होती है, विषय वस्तु का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण होता है, अध्ययन की रुचि पैदा करना, विषय की रुचि उच्च कक्षाओं में उपयोगी अन्य विधियों का आधार, अभ्यास के लिए उपयुक्त विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार। अब इसके कुछ दोष भी हैं कि ये रट्टेबाजी को प्रोत्साहित करती है, सीमित विषय वस्तु है, तर्क विकास की कमी हमें देखने को मिलती है, अनुचित धारणा की संभावना होती है और अच्छी पुस्तकों की कमी। अब आता है कम्युनिकेशन मेथड। दो या उससे अधिक लोगों के बीच होने वाला जानकारी, विचार या संदेश के आदान प्रदान को कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार किसी भी जानकारी, विचार या भावना का किया गया आदान प्रदान को कहा जाता है। वह व्यक्तिगत लोगों और समूहों के साथ किया जाता है। तो कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होती है। अब इसके दो टाइप आते हैं, एक आता है बोलना सुनना संप्रेषण विधि और दूसरा है लिखना पढ़ना संप्रेषण विधि। बोलना सुनना संप्रेषण विधि इस प्रकार की संप्रेषण विधि कक्षा के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होता है। संप्रेषण छात्र तथा अध्यापक के मध्य होता है, जिसे अंततः प्रक्रिया कहते हैं। इस संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, परंतु अधिगम की दृष्टि से छात्र का क्रियाशील होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। लिखना पढ़ना संप्रेषण विधि, इस प्रकार की संप्रेषण विधि भी शिक्षक तथा छात्रों के मध्य होती है। शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है और जो छात्र है वो उसे पढ़ता है, पढ़कर लिखे हुए भावों एवं विचारों को बोधगम्य करता है। लेखक पुस्तक में अपने भावों एवं विचारों को लिखता है और पाठक उसे पढ़कर समझता है। इस संप्रेषण प्रवाह में शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है, तब छात्र उसे पढ़कर समझने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यह विधि अधिकतर दूसरी भाषाओं को सीखने में प्रयोग की जाती है। इस विधि की शुरुआत पश्चिमी देशों में हुई थी। यह एक प्राचीन विधि है जिसके माध्यम से भाषाओं को पढ़ाया जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। व्याकरण के जटिल नियमों का ज्ञान कराया जाता है तथा विस्तार से व्याख्या की जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि में भाषा के उच्चारण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस विधि में अत्यधिक शब्दों के अर्थों को बिना संदर्भ के याद करवाया जाता है। इस विधि में कक्षाओं की मातृभाषा में पढ़ाया जाता है और इसी के साथ साथ सीखी जाने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर ही सीखी जाने वाली भाषा के साहित्य को पढ़ना शुरू किया जाता है। तो ये कुछ विशेषता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। नेक्स्ट आता है प्रायः सीखी जाने वाली भाषा के स्वतंत्र वाक्यों को मातृभाषा में अनुवादित किया जाता है। विषय वस्तु के संदर्भ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसे केवल व्याकरण के अभ्यास के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके कुछ गुण भी हैं। व्याकरण के नियमों को बोधगम्य बनाने के लिए भलीभांति वर्गीकृत किया जाता है। व्याकरण व अनुवाद के अभ्यास द्वारा भाषा साहित्य का परिचय कराया जाता है। छात्रों में स्वतंत्र अध्ययन का गुण विकसित होता है। इससे समय, शक्ति, धन की बचत होती है क्योंकि सात बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। अब इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे छोटे स्तर के बच्चों के लिए यह अनुपयोगी है। इसमें भाषा के अन्य पक्ष अपेक्षित रह जाते हैं। इस विधि में अक्षर अनुवाद की प्रवृत्ति के कारण भाषागत सौंदर्य नष्ट हो जाता है। व्याकरण व अनुवाद पर ही बल देने के कारण यह एकांगी वो नीरस है। अब आता है नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिमम्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। एक शिक्षक तभी सफल कहलाता है जब वह अपने ज्ञान तथा अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सफल होता है। शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक सीखना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाता है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग आ जाते हैं। लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत होता है। बोलने और लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और बाल केंद्रित का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रारंभिक अवस्था में का महत्व, अभ्यास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, स्वयं संशोधन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण देते समय अध्यापक को निम्नलिखित प्रतिष्ठित सूत्रों का अनुकरण करना चाहिए। इनकी रचना बच्चों को ध्यान में रखते हुए की गई है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन से निगमन की ओर, वास्तविकता से प्रतिनिधित्व की ओर,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर बढ़ना, प्रत्यक्ष से बच्चे का अप्रत्यक्ष की ओर जाना, पूर्ण से अंशों की ओर जाना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और अनुभूति से विवेक की ओर बढ़ना। तो ये था आपकी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो आपकी बुक है उसका लास्ट टॉपिक, अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग, ट्रेडिशनल मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ग्रामर कम्युनिकेशन मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है और इस कंप्लीट बुक के जो नोट्स हैं 52 या 55 पेजेस की ये बुक है, उसके नोट्स जो है वो PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपके लिए मेरी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।